हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। आज का हमारा लेक्चर है रिटन स्टेटमेंट पर, जिसमें हम देखने वाले हैं कि रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, रिटन स्टेटमेंट किसके द्वारा लगाई जाती है और रिटन स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रिटन स्टेटमेंट होती क्या है। रिटन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो जिसमें डिफेंडेंट क्या है, डिफेंस लेता है और एक्सेप्ट करता है। दो बातें, या एक्सेप्ट करता है या डिनाई करता है। या तो वो प्लेंटिव द्वारा लगाए गए क्लेम को एडमिट करेगा, कौन, डिफेंडेंट एडमिट करेगा, या फिर जो भी प्लेंटिव ने एलिगेशंस लगाई हैं डिफेंडेंट पर उसको मतलब उसको डिनाई करेगा। तो इसी को हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट के अंदर डिफेंडेंट अपने कुछ एडिशनल प्लीज भी ले सकता है, जो हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो देखते हैं रिटन स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। रिटन स्टेटमेंट वैसे ही लिखी जाएगी जैसे प्लेन लिखी जाएगी, यानी कि जिस प्लेन की के लिए हम रिटन स्टेटमेंट लिख रहे हैं सेम वैसा ही उसका, जैसे हमने पिछली यहाँ हमने जो रिटन स्टेटमेंट लिखी हुई है वो पिछली प्लेन के जवाब के रूप में लिखी गई है। तो हमने वही कोर्ट का नाम लिखा है, वही दोनों पार्टीज के नाम लिखे हैं कि कौन कौन सी पार्टीज थी, और उसके बाद वही सब्जेक्ट मैटर है अपना, वही अपनी कोर्ट फीस। और अब यहाँ से चेंज आना शुरू होगा, बॉडी ऑफ रिटन स्टेटमेंट से चेंजेस आने शुरू होंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो पहली लाइन, वहाँ कौन सबमिट कर रहा था, प्लेंटिव सबमिट कर रहा था। यहाँ कौन करेगा, द अबव नेम डिफेंडेंट सबमिट एज फॉलो, कि ये जो डिफेंडेंट है ना यहाँ दिया गया है, वो डिफेंडेंट सबमिट कर रहा है। क्या सबमिट कर रहा है कि दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा फर्स्ट आर एडमिटेड, यानी कि वो बोल रहा है जो प्लेंट के फर्स्ट पैरा के जो कंटेंट्स है ना वो मैं एडमिट करता हूँ। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था, प्लेंटिव का एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था, तो इसने कहा कि मैं उसको एडमिट करता हूँ। दूसरा पॉइंट है दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा टू आर पार्शली एडमिटेड एंड पार्शली डिनाइड, यानी कि मैं पैरा दो के जो कंटेंट्स है उनको आधा स्वीकार करता हूँ लेकिन आधा मेरे लिए वो अस्वीकार्य है। कैसे, उसका आगे इसने रीजन दिया हुआ है। इट इज ट्रू दैट डिफेंडेड ऑन 1 May 2022 विजिट प्लेंटिव्स होम फॉर एक्वायरिंग मनी विद द प्रॉमिस टू रिटर्न इनटू, ये देखो क्या कहा उसने कि ये सच है कि मैं उसके घर गया था, डिफेंडेंट के घर गया था, मनी लेने के लिए गया था, इस प्रॉमिस के साथ गया था कि मैं रिटर्न कर दूंगा, लेकिन मेरा प्रॉमिस क्या था कि मैं इंस्टॉलमेंट के अंदर रिटर्न करूंगा आफ्टर 1 year फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द डेट। वहाँ प्लेंटिफ ने कहा था कि मुझे सीधा ही रिटर्न कर देगा, उसने इंस्टॉलमेंट की प्लेन के अंदर कोई बात की नहीं थी। तो यहाँ डिफेंडेंट ने क्या कर दिया, वो उस बात को आधा माना और आधा अस्वीकार कर दिया। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, दैट द कंटेंट्स ऑफ द पैरा 3 आर डिनाइड। तो उसने कहा कि जो थर्ड पैरा के कंटेंट्स है मैं पूरे डिनाई करता हूँ। क्यों, द अमाउंट मेंशन इन पैरा 3 एब्सोल्युटली अपोजिट टू द अमाउंट विच टेकिंग बाय डिफेंडेंट, प्लेंटिफ में पुट रॉन्ग अमाउंट इनटू प्रोमिसरी नोट बिकॉज डिफेंडेंट टेकिंग ओनली 5 lakhs फ्रॉम द प्लेंटिफ। उसने कहा कि जो मैं थर्ड के कंटेंट्स है उसको डिनाई करता हूँ, क्योंकि जो मैंने मतलब उससे पैसे लिए हैं ना, वो जो प्लेंटिव ने अपनी प्लेंट के अंदर मेंशन किए हैं वो तो बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, प्लेंटिव ने वहाँ 10 लाख कर रखा था, लेकिन ये बोल रहा है मैंने तो सिर्फ 5 लाख की बात की थी। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अब फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 4 आर स्ट्रांगली डिनाइड, कि मैं इसको पूरी तरीके से डिनाइड कर दूँ एज दीज आर फॉल्स एंड फिकिशियस। वो बोल रहा है कि ये प्लेंटिव ने खुद अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, तो मैं इसको पूरे तरीके से स्ट्रांगली तरीके से डिनाइड करता हूँ। याद रखना, जब भी तुम रिटन स्टेटमेंट लिखोगे, प्लेंटिव की बात को अगर तुम स्वीकार कर रहे हो तो तुम्हें एडमिट लिखना होगा, अगर डिनाई कर रहे हो तो तुम्हें डिनाई लिखना होगा। ये चीज़ें मेंशन करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है रिटन स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप नहीं बोल रहे कि मैं इस कंटेंट को एडमिट करता हूँ या डिनाई करता हूँ, तो वो मान लिया जाएगा कि यहाँ आपने फ्रॉड किया है या आपके अंदर ही कमी है, फिर प्लेंटिफ की बात को ही सच माना जाएगा। तो हमेशा और हमेशा रिटन स्टेटमेंट लिखते हुए या तो आपको उस कंटेंट को एडमिट करते हुए चलना होता है या डिनाई, और जो डिनाई कर रहे हो उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी आपके पास होना ज़रूरी होता है। चलिए अब देखते हैं कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या है, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है दैट द कॉज ऑफ एक्शन डज नॉट अराइज टू फाइल द सूट। वो बोल रहा है कि
कोई प्लेटिव का कॉज ऑफ एक्शन नहीं राइज होता था सूट फाइल करने का, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोमिसरी नोट एंड डिफेंडेंट्स नॉलेज, द प्रॉमिस बाय डिफेंडेंट इज टू रिटर्न 5 लाख अलॉन्ग विथ 16% इंटरेस्ट। अब यहाँ इंटरेस्ट भी गड़बड़ किया हुआ था, प्लेंटिव ने 18% इंटरेस्ट लगाया हुआ था ओनली इनटू इंस्टॉलमेंट्स, किसके अंदर, सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर। एज प्लेंटिव नोट सफर्ड एनी, और प्लेंटिव को कोई लॉस, उसने कोई पेक्यूनरी, कोई मनी रिलेटेड कोई लॉस नहीं हुआ है प्लेंटिव को, क्योंकि मैंने तो उसको 60% इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट के अंदर कहा था कि मैं 1 साल कंप्लीट होने के बाद इंस्टॉलमेंट के अंदर तुझे पे कर दूंगा। रेस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ पैरा 5 आर ऑल्सो डिनाइड बिकॉज फॉर प्लेंटिव एक्वायर्ड, ये बोल रहा है कि मुझे तो 10,50,000 तक की ना तो मैंने लिए हैं, और ना ही मैं इसकी कोई पेमेंट करने का मैंने कोई वादा किया था। सिक्स पॉइंट बोल रहा है दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 6 आर प्रॉपर्ली डिनाइड, कि छठे को भी मैं डिनाई करता हूँ। क्यों? हैंस नॉट इवन ओनली सूट इज एग्जिस्ट हेयर इन द फेवर ऑफ प्लेंटिव, की यहाँ प्लेंटिव के फेवर में कोई सूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यहाँ सूट तो मेरे फेवर में होना चाहिए था। ठीक है। सेवन्थ बोल रहा है दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 7 आर डिनाइड बिकॉज दीज फैक्ट्स आर नॉट ट्रू बाय प्लेंटिव, यही कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो प्लेंटिव ने दिया है। दैट द पैरा 8 जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट आर एडमिटेड, यानी कि वो बोल रहा है कि जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट का उसको मैं एडमिट करता हूँ। और फिर 9th पॉइंट बोलता है दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 9 नॉट एडमिटेड विदाउट कंप्लीटेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन एग्जिट, यानी कि जब तक एक्सपायरी नहीं होगा टाइम जो उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो फिर कैसे, मतलब, है ना। तो ये इस बात को तो मैं पूरा ही वो बोलता है कि अराइज ही नहीं हुआ, अराइज होने से पहले ही कहाँ से, मतलब, लिमिटेशन खत्म हो जाएगा उसका, या कुछ भी, इसको वो नहीं मार रहा है। ठीक है। 9th पॉइंट में भी रिलीफ, रिलीफ क्या ले रहा है, द प्लेंटिव इज नॉट इंटाइटल फॉर एनी रिलीफ, कि प्लेंटिव किसी भी रिलीफ के लिए इंटाइटल है ही नहीं। इट इज देयरफॉर प्रेड दैट द सूट मे बी डिसमिस्ड विद कॉस्ट, और एनी ऑर्डर फॉर रिलीफ अदर देन दिस ऑनरेबल कोर्ट deems fit may kindly be granted in the favor of defendant। यहाँ रिलीफ के अंदर भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते, बस वो प्लेंटिव अपने लिए रिलीफ मांग रहा है या डिफेंडेंट अपने फेवर में रिलीफ मांग रहा है। एडिशनल प्लीज, यहाँ एडिशनल प्ली का पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वैसे ये ऑप्शनल होता है, अगर लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। द अबव मेंशन डिफेंडेंट डू सबमिट्स द एडिशनल प्ली एज अंडर, क्या कर रहे हैं वो, द डिफेंडेंट वॉज इलिटरेट, यानी कि मैं क्या हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना इतना आता नहीं। एंड नॉट एनी थर्ड पर्सन एट देयर टाइम ऑफ साइनिंग प्रोमिसरी, कोई भी थर्ड पर्सन प्रेजेंट ही नहीं था जब प्रोमिसरी नोट पर मुझसे सिग्नेचर लिए गए थे प्लेंटिव के थ्रू। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है दैट द डिफेंडेंट इज इलिटरेट, और यानी कि वो डिफेंडेंट इलिटरेट है, प्लेंटिव ने क्या कर लिया, उसका एडवांटेज उठा लिया और गलत डीड बना दी, गलत टाइम, गलत मनी, सब कुछ गलत फैक्ट्स, पूरे ही गलत फैक्ट्स लिख दिए। और थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है was executed between plaintiff and defendant on 2nd May 2022 and defendant making payment in installments। उसने कहा था कि मैं इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगा, लेकिन फ्रॉम अप्रैल 2022 से। ठीक है। दैट ऑन 5 मई 2020, ये एक एक्स्ट्रा ही लग गया, प्लेंटिफ फाइल सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट विद द फ्रॉडलेंटली इंटेंशन। उसकी क्या इंटेंशन थी, उसकी धोखाधड़ी करने की इंटेंशन थी, या फिर अपने साइड कर देगा। उसके बाद आ जाएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या कह रहा है, वही जो डिफेंडेंट का नाम था यहाँ लिख देना है। वेरीफाई करता है ये कंटेंट्स ऑफ written statement are absolutely true and correct to the best of my knowledge and belief, and para 9 and 10 are on the basis of information and legal advice from my advocate। नो, और 10 में लिमिटेशन वगैरह की बात हो रही थी जुरिस्डिक्शन की। आई बिलीव टू बी ट्रू एंड वेरीफाई दिस एडिशनल प्लीज आर ट्रू एंड करेक्ट, वेरीफाइड करते उसने 7 में 2023 को एट प्लेस सिग्नेचर। यहाँ तक अपनी होती है रिटर्न स्टेटमेंट की कहानी खत्म। रिटर्न स्टेटमेंट जो हमने जो रिटर्न स्टेटमेंट ली है उसकी प्लेट हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी, तो उसी के फैक्ट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि क्या ड्राफ्ट कर रहा है। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज, स्टे कनेक्टेड।